ठीक है बेटे, गुड। चलिए इसके बाद बेटे हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। बेटा स्ट्रेस क्या चीज है, और हम मैकेनिक्स में स्ट्रेस की बात करने वाले हैं, बायो वाली स्ट्रेस की बात नहीं है ये। मैकेनिक्स में बेटा स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको अगर आप एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जिस सरफेस एरिया पे आपने अपना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो दैट रेशो इज कॉल्ड विद स्ट्रेस। मैं रिपीट करूं, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, पहले समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, चौक का जो चौक पीसीस का बॉक्स होता है, समथिंग लाइक दैट आप इमेजिन कर सकते हैं। ये चौक का डिब्बा है और आपने इस पर्टिकुलर बॉक्स पे इसको किसी इमेजिन कर लीजिए टेबल की सरफेस पे प्लेस कर रखा है आपने। तो जब आप इसको टेबल की सरफेस पे प्लेस करोगे, एरिया इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द टेबल विल बी दिस मच बेटा, और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सम अदर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। अब ये आपका इफेक्टिव एरिया है जो आपकी टेबल की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। आप इस ब्लॉक पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स इसकी साइज में, शेप में, ओरिएंटेशन में, प्लेन्स में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, और उस चेंज की वजह से इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा। और वो जैसे ही आप अपना अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, शेप और साइज में रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करेगा। और वो जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया है उसको जब आप इस एरिया से डिवाइड कर दोगे, दैट वी टर्म एज द स्ट्रेस बेटा। सो स्ट्रेस जो है, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें बेटा, साइंटिफिक वे में स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द restoring force per unit area acting on the body बेटे, acting on the body। अब यहां पे हम बेटे अगर रिस्टोरिंग फोर्स हमारा जो है, यहाँ अप्लाइड फोर्स जो है हमारा, इसकी डायरेक्शन हमें देखिए स्पेसिफाइड नहीं है, हमें नहीं पता हम किस तरफ ये अप्लाई कर रहे हैं। इमेजिन करिएगा आपने ये एक फोर्स एफ अप्लाई किया, ना तो ये पैरेलल टू द प्लेन विच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द टेबल है, ना ही परपेंडिकुलर। हम इसको कंपोनेंट्स में बेटे स्प्लिट कर सकते हैं। दो कंपोनेंट्स आप बना लीजिए। आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को आप थीटा कह सकते हैं। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये मैं, अदरवाइज आप ये सारा स्किप भी कर सकते हैं जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं। ये इस तरफ आपका कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, इस तरफ आपका कंपोनेंट इस अप्लाइड फोर्स का एफ साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा। अगर आप ये कंपोनेंट चूज करो किसी केसेस में तो एरिया आपका ये रहेगा। अगर आप ये वाला कंपोनेंट चूज करोगे एरिया इन कांटेक्ट, तो फिर भी वही है। आई मीन टू से दैट कि ये डिपेंड करता है आप किधर को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप बिल्कुल परपेंडिकुलरली कर रहे हो या टेंजेंशियली कर रहे हो, इट इज सोली डिपेंडेंट अपॉन यू। एक बात और है, अगर आपका प्लास्टिक बिहेवियर बॉडी नहीं शो करती, जरा समझने वाली बात है फिर से, अगर आपकी बॉडी इलास्टिक बिहेवियर ही शो करती है या प्लास्टिसिटी नहीं शो करती, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी नहीं है, इलास्टिक बॉडी है,
तो आपका अप्लाइड फोर्स बेटा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। उस केस में हम ये भी लिख सकते हैं और डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, फॉर एन इलास्टिक बॉडी द स्ट्रेस is defined as the ratio of deforming force to the area of cross section which is in contact with the surface of the given object or the table या whatsoever आपके पास जैसी भी ओरिएंटेशन है। अब बच्चों स्ट्रेस को अगर हम मैथमेटिकली फिर लिखना चाहें, ये तो चलिए हमने डेफिनेशन इसकी लिख ली, साइंटिफिक वे में इसको डिफाइन कर लिया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपका जो स्ट्रेस है इट इज बेटा इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय बेटा एरिया इन कांटेक्ट विद द सरफेस। अब थोड़ी सी और बात अगर यूनिट्स की तरफ भी कर लें, है तो ये फोर्स ही है, कोई भी हो, रिस्टोरिंग हो या डिफॉर्मिंग हो, इसका मतलब है कि इसके यूनिट्स न्यूटन कहलाएंगे। एरिया के उत्तर क्या होते हैं? वेरी नाइस, मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में तो ये न्यूटन मीटर -2 यूनिट्स पोजेस करेगा आपका स्ट्रेस। और आपने जैसे फर्स्ट यूनिट में बेटे कर रखा है, स्ट्रेस के डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको साथ साथ आपने देखते रहना है। जैसे जैसे हमारी नई टर्म आती जाती है, हमारी टर्मिनोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे नई टर्म्स आप सीख रहे हो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर कर लिया करो साथ ही साथ। और आप बेटे ऐसे भी कह सकते हो स्ट्रेस जो है इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बेटे या डिवाइडेड बाय द एरिया। तो फोर्स बच्चों अगेन कैसी भी हो, है तो फोर्स ही है, यूनिट्स इसके भी न्यूटन ही रहेंगे, एरिया के मीटर स्क्वायर रहेंगे, इट विल बी न्यूटन मीटर -2 बेटा। तो इस तरीके से आप अपने जो यूनिट्स हैं बेटा इनकी भी बात कर सकते हैं साथ साथ। अब बेटे हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है स्ट्रेस का, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको आप अलग अलग टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हो बेटा। स्ट्रेस हमारे पास बेसिकली तो 2 तरीके का ही होता है, अदरवाइज हम उनको आगे फिर बाइफरकेशन भी कर सकते हैं। सो आइए जरा थोड़ा सा बेटे इसके बारे में भी बात करें, स्ट्रेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम कैसे उनके साथ बेटा डील कर सकते हैं। सो लेट अस से बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेटे। बेसिकली या ब्रॉडली स्पीकिंग बेटा हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड हमारे पास है बेटे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मैंने पहले ही डायग्राम जानबूझकर ऐसा बनाया था कि मैं इन दोनों को इसी की हेल्प के साथ एक्सप्लेन कर पाऊं। नॉर्मल स्ट्रेस बेटा, नॉर्मल वर्ड का मतलब नॉर्मल वो नहीं जिसको हम पंजाबी में ट्रांसलेट करते लेते हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलरली। अगर आपका अप्लाइड फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, या आपका डिफॉर्मिंग फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी परपेंडिकुलर ही होगा। इमेजिन कर लीजिए आप ये कंपोनेंट ले रहे हो, इसको आपने पकड़ा यहां से, आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर लें आप या इस अप्लाइड फोर्स की बात कर लें, इस फेस के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो आपके एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इनकी रेशो को आप बेटे नॉर्मल स्ट्रेस कह देंगे। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इफ आई फाइंड सम, एक मिनट रुके देना, ये कॉपी देना अपनी नोटबुक देना, थैंक यू। ये देखिए ऑलमोस्ट आपको ये क्यूबॉइड जैसी लग रही है, थिकनेस थोड़ी कम है। अगर हम थिकनेस ज्यादा ले लें, बेस्ट एग्जांपल रहेगा, आप
ब्रेड का एक वो लेके आ रहे हैं पूरे का पूरा पैकेट ब्रेड जो हम यूज करते हैं अपने खाने के आइटम्स में, आपने उसके टॉप फेस पर, नीचे वाले को आपने पकड़ के रखा हुआ है आराम से, टॉप फेस पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी अपर फेस थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो जाता है। वी माइट हैव सीन समथिंग लाइक दैट। तो ये जब आप करोगे तो आपके जो वो वर्टिकल फेस ऐसे हैं वो थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। आई मीन टू से दैट अगर मैं ये वाला कंपोनेंट अकेला कंसिडर करूं, इनको छोड़ दूं, तो हो सकता है आपका ये वाला जो फेस है इस क्यूब का या क्यूबॉइड का, ये बच्चों थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि अगर आप को ये सक्सेसफुल हो जाऊं मैं बनाने में ऐसे, तो इतने एंगल पे ये देखिए आपका ये प्लेन वर्टिकल टिल्ट कर गया। और आप इसको चलिए बाद में करेंगे बात, इस एंगल पे आपका वर्टिकल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स टिल्ट कर गया, शिफ्ट हो गया कह सकते हैं, रोटेट नहीं कहना चाहिए। सो अगर आप बेटे अलोंग द टेंजेंट और टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर देते हैं इस फेस पे, एरिया इन कांटेक्ट तो वही है, आपका जो स्ट्रेस डेवलप हो गया दैट वी विल कॉल एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो सिंपल केस है अगेन, जब तो आप परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस नॉर्मल है, और जब आप अलोंग द टेंजेंट अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपके ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेस है दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो आइए इनको वन बाय वन अब डिफाइन करके देख लें बेटा। नॉर्मल स्ट्रेस जो है इट इज बेटा डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स या इवन आप रिस्टोरिंग फोर्स भी कह देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली। सो नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली तो बेटे ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही है ना। अगर मैं इस डायग्राम का रेफरेंस ले लूं, इस डायग्राम में मेरे पास बच्चों जो नॉर्मल स्ट्रेस है, फिर क्या बना पुत्र लिखवाओगे आप? नॉर्मल स्ट्रेस, वेरी गुड, दिस इज एफ, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये वाला डिवाइडेड बाय ए। तो इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? वही रहेंगे, बिकॉज साइन थीटा के तो कोई यूनिट्स होने नहीं है बेटा। सो इसके बाद बेटा हमारे पास बात आ जाती है इसकी टाइप्स की, भी थोड़ी सी बात यहाँ पे ब्रीफली कर लें। नॉर्मल स्ट्रेस को बेटे हम फर्दर 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर लिया करते हैं। एक तो आपके पास है बेटा टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। आइए बात करके देखें। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज बेटे हमारा कौन सा था? हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जरा समझिएगा वन बाय वन, बड़ी छोटी सी बात है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट है नहीं। आई होप ये आपका हो गया होगा पुत्र। नॉर्मल स्ट्रेस की ये आगे टाइप्स के बारे में हम कैसे डिस्कशन कर पाएंगे, कैसे बात कर पाएंगे, आइए विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम समझने की कोशिश करें। आपके पास बेटे एक सिलेंड्रिकल मेटल का पीस है, स्टील की वायर मान लीजिए आपको दी हुई है, खाली नहीं है, बीच में से फिल्ड है, आपको इसका स्टील वायर का मैग्नीफाइड व्यू दिखाया गया। इसका इतना एरिया जो है बेटा ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कहलाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। और इसका लेंथ जो है इमेजिन कर लीजिए एल के बराबर का,
आपने इसके लोअर एंड पे एक फोर्स अप्लाई किया दिस वे, आपने अपर एंड पे कर दिया, मान लीजिए, ये भी आप कह सकते हो। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स इसकी लेंथ में चेंज आना नेचुरल है, राइट बेटे। इमेजिन कर लीजिए, मैं एक तरफ ही दिखा रहा हूं बेटे, दूसरी तरफ भी एक्सटेंशन हो सकती है आपकी। इसमें डेल्टा एल के बराबर का इंक्रीमेंट हो गया लेंथ में। अब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में ही एक्सटेंशन हुई है, मतलब आपका फोर्स और एरिया परपेंडिकुलर तो है ही है, लेकिन आपका जो मटेरियल अंडर कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है, उसकी इलोंगेशन हो गई है। इसको ही आप टेंसाइल स्ट्रेस कह देते हैं। कंप्रेशनल स्ट्रेस इसके बिल्कुल उल्टा है। आपके पास वही ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल, और आपने इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है अब बेटे इस दूसरी टर्न में अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। ये आपका बीच में से खाली नहीं, सॉलिड है सारे का सारा। आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया, आपने इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, ये आपका अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स आप कह सकते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हो सकता है थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाए। और इमेजिन कर लीजिए इसकी जो चेंज इन द लेंथ है ये डेल्टा एल के बराबर है। तो बच्चों ये जो डेल्टा एल है ये हमें नेगेटिव कहना चाहिए, आगे जाके कहेंगे भी नेगेटिव होगा ना बेटा, बिकॉज फाइनल लेंथ इज लेस देन द इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल डेफिनेटली नेगेटिव है आपका। और ऐसे केस में आपका जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस तरफ होगा, इसमें स्ट्रेस इस तरफ था, तो ये आपका जो स्ट्रेस है दिस इज कॉल्ड बेटे कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगेन इमेजिन कर लीजिएगा आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आपने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में या किसी लिक्विड में प्लेस कर रखा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है आपने अप्लाई कर रखा। ये कोई आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बीच में से खाली नहीं है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक लो डेंसिटी मेटल का आपने स्फीयर बनाया, आप उसको सी की बेड तक ले गए, तो यू कैन वेल इमेजिन कितना ऊपर हाइट होगा। P इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी, उसके हिसाब से इसके ऊपर इस वाटर के कॉलम का प्रेशर भी लगेगा। और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर बराबर डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हो जाया करता है। इट विल मीन दैट इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी इसके ऊपर क्या लगा, प्रेशर। प्रेशर लगेगा तो फोर्स भी लगेगी, है ना बेटा। बिकॉज आपका प्रेशर बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है, आपने बड़ा पढ़ा इसको छोटी क्लासेस में। तो फोर्स आपका प्रेशर इनटू एरिया आ गया जी। अब हो सकता है इस अप्लाइड फोर्स या प्रेशर की वजह से इसके वॉल्यूम में, डायमेंशन में, साइज में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो जाए, कम हो जाए, जैसे मैंने डॉटेड लाइन शो की है। तो इस तरफ आपका जो है स्ट्रेस इस केस में जो डेवलप हुआ है दैट मे बी टर्म्ड एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सो बच्चों जहां तक बात है आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, न्यूमेरिकल्स में तो आप स्ट्रेस के लिए यही फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपली F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, अनलेस और अनटिल कोई आपको डायरेक्शन वगैरह दी गई है। सो अदरवाइज बेटे आपको ये समझ जरूर होनी चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या है, एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ये क्या चीज है। क्लियर टू ऑल बेटा? कोई पॉइंट नहीं पता चला तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए आगे फिर। इसके बाद बेटे हमारे पास सेकंड टाइप आ जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। बेटे क्या होता है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो। टेंजेंशियल स्ट्रेस बेटे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, it is बेटे the ratio of the applied force tangentially to the surface of the body per unit area, बाकी कोई चेंज नहीं बेटा। टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है it is defined as the ratio of the
deforming force applied tangentially, deforming force applied tangentially per यूनिट एरिया बेटे। तो अगर बच्चों मैं इस डायग्राम का रेफरेंस ले लूं जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, आपका जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, इट विल बी डियर चिल्ड्रन योर एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है ना ये आपका, डिवाइडेड बाय ए। तो अदरवाइज अगर आप यूनिट्स की बात करोगे तो उसमें तो कोई चेंज है नहीं, इट विल बी न्यूटन मीटर माइनस 2 बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस 2 विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स बेटा। सो इस तरीके से बेटे आप अपने मैकेनिकल स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हो, इनकी टाइप्स के बारे में बात कर सकते हो। देन इसी के साथ मिलता जुलता छोटा सा एक और कंसेप्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, आइए इसको भी कंसेप्ट को समझें। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्ट्रेन, और स्ट्रेन को आप डिफाइन कैसे करोगे, और स्ट्रेन की हमारे पास अलग अलग टाइप्स कौन सी हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और स्ट्रेन क्या है, छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप म्यूजिक रूम में जाते हैं या जाया करते होंगे आप पहले, और वहां पे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, स्टार वगैरह आप चलाते हैं। कई बार हमारा वो सब्जेक्ट होता भी नहीं है, फिर भी हम वहां जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं बजाकर कैसी आवाज आती है। तो उस केस में वो जो वायर है आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लगा हुआ है वायर, वहां पे एक स्क्रू लगा होता है एंड पे, उससे आप उसको वायर को टाइट या लूज कर सकते हैं। और आपने मान लीजिए टाइट कर लिया जितना आप टाइट करना चाहते थे। अगर आपको साउंड ज्यादा श्रिलर चाहिए, तीखी चाहिए, तो आप उसको टाइट रखेंगे, अगर डल चाहिए तो लूज रखेंगे। कुछ ऐसा होता है वहां पे। आपने अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने क्या किया, कुछ आप अपनी फिंगर पे लगाते भी हैं कुछ, ताकि वो लग ना जाए, वायर काफी शार्प होती है। अपने से कोई बच्चा अगर जाता होगा, है कुछ तो है ना बेटे। आपने उसको वायर को ऐसे प्लग किया, पुल कर दिया, पुल करके छोड़ दिया। जब आप वायर पे आप अपना फिंगर को ऐसे पुल करके छोड़ते हो, आपने जब पुल किया, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस और फिजिक्स आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो आपके उसमें वायर में एक स्ट्रेन डेवलप होता है, और वो जो स्ट्रेन है, अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेस नहीं है, अंडर स्ट्रेन भी होगा वो। आपने उसको ऑलरेडी स्ट्रेस तो दिया ही हुआ है, जब आपने टाइट करके रखा हुआ है, आपने इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से आपने स्क्रू टाइट कर दिया, तो वो वायर जो है वो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है। आपने स्ट्रेस में वायर को और प्लग करके छोड़ दिया, तो वो अंडर स्ट्रेन ऐसे 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 वाइब्रेट करती है और हमें बड़ी अच्छी आवाज सुनाई देती है। सो वो जो चीज इसमें बेटा आपके डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, स्ट्रेस डेवलप होने के बाद उसमें डेवलप हुई है, उसको स्ट्रेन बोलेंगे। मैं आपको और ज्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेस को रिलेट करके आगे चल के बताऊंगा। स्ट्रेन का मतलब वैसे क्या है, अदरवाइज क्या है। आपने वायर को ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, आपने और जोर से खींच दिया, उसकी लेंथ में चेंज आ सकती है छोटी मोटी। आप वायर को छोड़ दो, स्टील वायर को, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर पे। रबर बैंड, सिंपल हेयर पे जो हम अपना रबर डालते हैं ब्लैक वाला, उसको कट करिए, दो अपने पिंस लगाकर एक तरफ टाई कर दो, दूसरी तरफ टाई कर दो, ऐसे करके छोड़ो, आपको फिर आवाज आएगी। ठीक है जी। जब आप उसको पकड़कर खींचते हैं, उसकी लेंथ में टेम्परेरी चेंज आ जाता है, फिर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाता है। तो जो स्ट्रेन है, चाहे लेंथ हो बच्चों, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, या साइज हो, या शेप हो, या कॉन्फ़िगरेशन हो, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन
कितना आया है टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको आप बोल देते हैं स्ट्रेन। अगर लेंथ है तो लेंथ लिख दोगे, एरिया है तो एरिया लिख दोगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख दोगे, जो भी है वो आप लिख दोगे। तो स्ट्रेन फिर क्या हुआ, इट इज बेटा डिफाइंड एज द चेंज रेशियो ऑफ change in configuration to the original configuration of the body when some external deforming force is applied on it, right beta? It means हम बेटे हमारा जो स्ट्रेन है मैथमेटिकल टर्म्स में इसको चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हो ना बेटा फिर आप। तो बच्चों फिर इसके यूनिट्स क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आने चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट शुड पोजेस बेटा नो यूनिट्स एट ऑल। आपका जो स्ट्रेन है बेसिकली बेटे 3 टाइप का है। पहला हमारे पास है बेटा longitudinal strain, volumetric strain, and third one is yes, shear strain. Very nice. Longitudinal strain, second is volumetric strain, और तीसरा हमारे पास है बेटा shear strain. अब आइए मैं आपको वन बाय वन इनकी डिटेल समझा दूं कि हम कैसे इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। आसान कंसेप्ट है और इन छोटी छोटी चीजों के बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1-1 2-2 नंबर के काफी आते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इनका बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटे आइए देखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इमेजिन कर लीजिएगा आपके पास एक ये बेटा रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट से आपने एक वायर को सस्पेंड कर रखा है। वायर को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया है आपको, ये है वायर ही है, ये इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा दिया गया है। इसके लोअर एंड पे आपने एक हुक लगा रखी है स्लॉटेड वेट्स डालने के लिए, और आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 ऐसे इसके ऊपर स्लॉटेड वेट्स अटैच करी जा रहे हैं। आप इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट एज ए फंक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड और डिफॉर्मिंग फोर्स स्टडी करना चाहते हैं। तो आपने नोटिस क्या किया कि आपका जो ये वायर है, इस वायर की लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया है, और वो जो इंक्रीमेंट है, लेट मी इंडिकेट बाय दिस डेल्टा एल, राइट बेटा। एल इसका अपना ओरिजिनल लेंथ था, डेल्टा एल इसकी लेंथ में चेंज आ गया। सो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल बेटा, टू द ओरिजिनल लेंथ, और वो आपका एल है। सो बेटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप फुल लिख लेना, मैंने वैसे डॉट डाल के लिख दिया, पूरा लिख लेना आप वर्ड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, और बिकॉज सिमिलर क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स इसके हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इट विल पोजेस नो यूनिट्स एट ऑल। देन बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें अगर, वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन। छोटा सा एग्जांपल फिर से इमेजिन कर रहा हूं, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर मेटल का बना हुआ है, बीच में से खाली नहीं है। आपने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया ताकि इसके वॉल्यूम जो V है इनिशियली इसमें चेंज आ जाए, एंड टू यूर सरप्राइज इसका जो वॉल्यूम है अगर इनिशियल V है तो फाइनल V डैश हो गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया, डेल्टा V इज V डैश माइनस V, तो नेगेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, फाइनल वॉल्यूम छोटा हो गया ना, आप नेगेटिव ले सकते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डियर चिल्ड्रन आपके पास बन गया डेल्टा V अपॉन V। नेगेटिव आप लिख सकते हो, अगर खाली मैग्नीट्यूड लेना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, राइट। सो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। अगेन इट विल पोजेस नो यूनिट्स एट ऑल, बिकॉज ये भी वॉल्यूम यूनिट्स एक दूसरे के साथ बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई भी यूनिट्स इसके नहीं बचेंगे। शियर स्ट्रेन बेटा, शियर स्ट्रेन इमेजिन करिएगा, ये आपके पास एक बेटे क्यूबॉइड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपने बना लिया कुछ इस तरीके का, और बेटे मैं आपका 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। आपने इस तरह फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स की वजह से इसके जो टॉप फेस में चेंज आ गया है, इतना थीटा एंगल पर टिल्ट हो गया, ये आपका लेंथ L और ये बाई एन अमाउंट डेल्टा L आगे को शिफ्ट हो गया, राइट बेटा। तो शियर स्ट्रेन आपका बेटे जो है इस केस में थीटा कहलाएगा। इट विल बी कि आपके फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड में कितनी शिफ्टिंग हो गई है ड्यू टू द टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस। लेंथ नहीं कहना चाहिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको कैपिटल L में लिख देता हूं, फिर थोड़ा हमें याद रहेगा कि ये लेंथ के लिए टर्म नहीं यूज की गई, ये साइड के लिए यूज की गई है कि साइड कौन से एंगल पे टिल्ट हो गई है। तो ये आपका बच्चों शियर स्ट्रेन आ जाएगा। एंगल वैसे भी कोई यूनिट पोजेस नहीं करता है, सो इट विल हैव बेटे नो यूनिट्स एट ऑल, राइट बेटा। अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, इलास्टिक लिमिट, याद रहेगा कहां से स्टार्ट करना है। सो थैंक यू ऑल बेटा, इलास्टिक लिमिट लिख लीजिएगा।